हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल। तो कैसे हैं बच्चों आप सब लोग? आई होप सभी बच्चे बहुत ही अच्छे हैं। सो वेलकम ऑल ऑफ यू एट मोशन ऑनलाइन। और मैं हूं आपकी रसायन विज्ञान की अध्यापिका करीना। और कार्बनिक रसायन में हमने शुरू किया है कार्बनिक रसायन का हमारा चैप्टर नंबर 15 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, लेकिन हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग ये हमारा चैप्टर 6 है। बच्चों, हमने चैप्टर स्टार्ट किया है पॉलीमर्स, जिसको हम हिंदी में कहते हैं बहुलक। और बहुलक के ऊपर हम पिछली कक्षा में हमने 2 लेक्चर्स हम इस पर कर चुके हैं। दोनों ही लेक्चर्स में हमने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा की, जो कि इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसे हम बहुलकन कहते हैं। तो बहुलकन 2 प्रकार का होता है, एक आपका योगज और दूसरा आपका संगनन। योगज बहुलकन हम उसको कहेंगे जिसमें श्रृंखला की वृद्धि होगी, और हम संगनन बहुलकन उसे कहेंगे जिसमें किसी न किसी एक ही पद की क्या होगी, वृद्धि होगी। तो एक को हम पद वृद्धि वाला कहते हैं, एक को हम श्रृंखला वृद्धि वाला कहते हैं। अब लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कुछ योगज बहुलकों के उदाहरण दिए थे, जैसे हमारी डेली लाइफ में यूज होने वाली चीजें, पॉलिथीन हो गई, टेफ्लॉन हो गया या एक्राइलोनाइट्राइल हो गया। ये योगज के उदाहरण थे। योगज का मतलब ये दोनों, ये जो भी आपके बहुलक हैं, ये सारे योग से बन रहे थे, एडिशन से बन रहे थे। अब आज की कक्षा में हम एक इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात करेंगे, और इसका नाम है कुछ महत्वपूर्ण संगनन बहुलक। संगनन बहुलक का मतलब, आज हम जो एग्जाम्पल्स की चर्चा करेंगे, ये एग्जाम्पल्स किसके होंगे? ये उदाहरण आपके संगनन बहुलकन के होंगे, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के होंगे। किसके होंगे? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के। ठीक है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन मतलब संगनन बहुलकन। और आप अच्छे से जानते हो कि संगनन बहुलकन को करवाने के लिए हमेशा 2 क्रियात्मक समूह आपको चाहिए, और जो आप यहाँ पर मोनोमर, जिनको हम एकलक कहते हैं, वो लेके चलोगे, हमेशा दोनों भिन्न भिन्न होंगे। कभी श्रृंखला की वृद्धि नहीं होगी, हमेशा एक पद की वृद्धि होगी, इसलिए हम इसको पद वृद्धि बहुलकन भी कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं उदाहरणों के साथ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के। तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में हम जिन उदाहरणों की चर्चा करेंगे, वो आपका सबसे पहला ग्रुप है पॉलीअमाइड। ठीक है, पॉलीअमाइड के बाद हम पढ़ेंगे पॉलीएस्टर। पॉलीएस्टर के बाद मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट चीजें इस चैप्टर में बताऊंगी, एक का नाम है बेकेलाइट और एक का नाम है मेलामाइन। तो कुल मिला के मैंने यहाँ पर कितने उदाहरण बोले? मैंने यहाँ पर 4 उदाहरण बोले। इन्हीं 4 उदाहरणों की चर्चा हम आज की कक्षा में करेंगे। इन उदाहरणों की अभिक्रिया देखेंगे कि कैसे एकलक से बहुलक बनता है, क्या क्या उसको हमें कंडीशंस देनी पड़ती है। कंडीशंस का मतलब कि आप उसको कितना ताप दोगे, कितना दबाव दोगे, या क्या उत्प्रेरक आप प्रयोग में लोगे तो अभिक्रिया होगी, और इसके साथ वो बहुलक आपके क्या क्या बनाने के काम में आते हैं, ये हम आज की कक्षा में सीखेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जिसका नाम है कुछ महत्वपूर्ण संगनन बहुलक। संगनन बहुलक का जो हमारा पहला उदाहरण है, जो हमें आज के लेक्चर में सीखना है, इसका नाम है पॉलीअमाइड। क्या नाम है इसका? पॉलीअमाइड। ठीक है, पॉलीअमाइड का मतलब मैंने आपको पिछले वाले अमीन वाले चैप्टर में बताया कि जो आपका NH2 ग्रुप होता है वो अमीन होता है, और CONH2 ग्रुप आपका अमाइड होता है। तो पॉलीअमाइड का क्या मतलब है? पॉलीअमाइड का मतलब है, यहां पर हम उन रेशों की बात करेंगे जो आपके किसी न किसी अमाइड वाले आबंध के साथ जुड़े होंगे, और अमाइड के आबंध के साथ जुड़े होने की वजह से आप ये देखोगे कि ये जो रेशे होते हैं ना, ये बिल्कुल हल्के लचीले नहीं होते, इनमें दृढ़ता होती है, ये काफी कठोर होते हैं। तो पॉलीअमाइड का क्या मतलब है? पॉलीअमाइड का मतलब है कि पॉलीअमाइड क्या है? आपका एक बहुलक है। बहुलक का नाम क्या हुआ? पॉलीअमाइड। लेकिन अगर मैं इसके एकलक की बात करूं, एकलक का मतलब होता है आपका मोनोमर। तो इसका मोनोमर कौन हुआ? इसका मोनोमर हुआ अमाइड। और अमाइड क्या होता है? अमाइड का मतलब होता है आपका CONH2 ग्रुप। ठीक है, ये मैंने आपको अमीन वाले चैप्टर में बताया था। तो बहुलक का क्या मतलब हुआ? बहुलक का मतलब हुआ आपका पॉलीमर, और इसका मतलब हुआ आपका मोनोमर। ये हो गए आपके पॉलीमर
और ये हो गया आपका मोनोमर। अब मैंने क्या बोला कि पॉलीअमाइड में हमेशा इनके बीच में किसका आबंध होगा, अमाइड का आबंध होगा। और अमाइड का आबंध होने के साथ साथ ये पॉलीअमाइड आपके किस रूप में होंगे, हमेशा ये रेशों के रूप में होंगे। रेशे होते हैं धागे, ठीक है, तो ये धागों के रूप में होगा। तो पॉलीअमाइड को बेसिकली दो कैटेगरीज में बांटा गया, इसको दो वर्गीकरणों में वर्गीकृत किया गया, और वो वर्गीकरण है आपके नाइलॉन 6,6 और नाइलॉन 6, ठीक है। तो इसका क्लासिफिकेशन क्या है, यहां पर हम पढ़ेंगे नाइलॉन 6,6 और नाइलॉन 6, ठीक है। इन दो टॉपिक्स पे हम अभी बात करेंगे, दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। पहला टॉपिक, तो बच्चों अब हम देखेंगे कि नाइलॉन 6,6 का मैन्युफैक्चरिंग हम कैसे करते हैं। ये नाइलॉन है 6,6, नाइलॉन 6 अलग है, नाइलॉन 6,6 अलग है, तो दोनों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर मैं नाइलॉन 6,6 के मोनोमर्स की बात करूं, तो क्योंकि इसका नाम है 6,6 तो इसका मतलब यहाँ पर 6 जो कार्बन होंगे आपके वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे। तो पहले हम समझते हैं कि ये बनता कैसे। तो इसकी दो मोनोमेरिक यूनिट्स होती है, एक का नाम होता है हेक्सामिथाइलिन डायअमीन और दूसरा होता है आपका एडिपिक एसिड। क्या होता है, हेक्सामिथाइलिन डायअमीन और एडिपिक एसिड। इन दोनों में है ना कार्बन की संख्या 6 होती है, तभी इसका नाम क्या रखा गया है, नाइलॉन 6,6। अब क्या ध्यान रखना है कि जब आप इसको बनाओगे ना तो टेम्परेचर को रखना है 553 केल्विन, ठीक है। 553 केल्विन टेम्परेचर पर आप इसको बनाओगे तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, उच्च ताप और उच्च दाब। टेम्परेचर भी हमको हाई चाहिए, टेम्परेचर भी हमको हाई चाहिए, और इसको बनाने के लिए बच्चों हमको प्रेशर भी क्या चाहिए, प्रेशर भी हमको ज्यादा चाहिए। अब क्योंकि ये कंडेंसेशन पॉलिमराइजेशन से बनता है, तो जब भी इसका फॉर्मेशन होगा ना तो यहाँ से क्या होगा, वाटर का मॉलिक्यूल आपका बाहर निकल जाएगा। तो देखो होगा क्या, हमको लेके चलना है हेक्सामिथाइलिन डायअमाइन। हेक्सामिथाइलिन मतलब CH2 ग्रुप आपके 6 हैं, और डायअमीन मतलब इधर भी NH2 और इधर भी आपका NH2, ठीक है। इसके n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने ले लिए। ये हुआ हेक्सामिथाइलिन डायअमीन, ठीक है। दूसरा लेना है एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड क्या होता है, COOH, साथ में CH2 लेने हैं 4 और फिर दोबारा आपका COOH, ठीक है। ये हो गया आपका एडिपिक एसिड। क्लियर बच्चों। नाइलॉन 6,6 का नाम क्यों रखा, आप देख सकते हो 6 कार्बन यहाँ है, यहाँ भी आपके 6 कार्बन है, तभी इसका नाम क्या है 6,6, है ना। अब नाइलॉन 6,6 को हमने क्या बोला, टेम्परेचर देना है 553 केल्विन और प्रेशर भी बहुत ज्यादा रखना है, तभी आपके नाइलॉन 6,6 का निर्माण होगा। अब हम क्या करेंगे, जब हम इसका कंडेंसेशन पॉलिमराइजेशन करवाएंगे, तो आप जानते हो कि जब भी कंडेंसेशन पॉलिमराइजेशन होता है तो वाटर का मॉलिक्यूल वहां से बाहर निकलता है। तो यहाँ क्या होगा, देखिएगा N, यहाँ आपका बचेगा C डबल बॉन्ड O, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O, क्लियर। फिर होगा आपका CH2 यहाँ भी आपका C डबल बॉन्ड O। देखो मैंने OH को यहाँ से हटाया है और OH को यहाँ से हटाया है, यहाँ से आपका एक H हटेगा तो ये बच जाएगा NH, फिर ये आ जाएगा आपका CH2 फिर यहाँ भी आ जाएगा आपका NH, और इस ब्रैकेट को हम बंद करके ये हो गया आपका रिपीट N टाइप्स, ठीक है। यहाँ से हम इस N को इरेज कर देते हैं और यहाँ पर हम लगा देते हैं बॉन्ड, और आप देखोगे 1H एंड 2OH, तो 2 H2O के मॉलिक्यूल्स यहाँ से बाहर निकले, तो क्या बनेगा प्लस 2H2O। क्योंकि ये कैसे बनता है, ये आपका संघनन बहुलकन से बनता है, योगज बहुलकन से नहीं बनता। यहाँ पर होता है आपका कंडेंसेशन पॉलिमराइजेशन। तो हमने एक H को यहाँ से रिमूव किया, एक H को यहाँ से, एक OH को यहाँ से और एक OH को यहाँ से, तो 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स आपके इस रिएक्शन में बाहर निकल गए। अब बात ये आती है कि नाइलॉन 6,6 को हम कहाँ प्रयोग करते हैं। तो बच्चों शीट को बनाने के लिए आप देख सकते हो कि टूथब्रश के जो आपके पिस्टल्स होते हैं ना, उनको बनाने के लिए हम नाइलॉन 6,6 का यूज करते हैं, क्योंकि ये
थोड़ा सा हम देख सकते हैं कि बहुत हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे बना है, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो निविड संकुलन के द्वारा आप देखोगे कि बहुत ज्यादा, ये हम बोल सकते हैं इसका थोड़ा सा कठोर स्ट्रक्चर होता है। तो नायलॉन 6,6 जो है वो आपकी बहुत सारी ड्यूरेबल चीजें जो होती है उनको बनाने का काम करता है, लेकिन ये नायलॉन 6 से बिल्कुल अलग है। क्लियर है बच्चों? तो ये था आपका नायलॉन 6,6। तो बच्चों अब नायलॉन 6,6 के बाद हमें जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो है हमारा नायलॉन 6। तो अब हम देखेंगे कि जो हमारा नायलॉन 6 है उसका हम निर्माण कैसे करेंगे। तो आप देखोगे कि नायलॉन 6,6 को बनाने के लिए 2 मोनोमर चाहिए थे, लेकिन नायलॉन 6 को बनाने के लिए हमें सिर्फ नीड है कैप्रोलैक्टम की। ठीक है, कैप्रोलैक्टम कैसे बनता है वो अभी हम देखेंगे, लेकिन कंडीशंस क्या चाहिए हमें नायलॉन 6 को बनाने के लिए वो देखते हैं। तो अगर हमको नायलॉन 6 बनाना है ना, तो हमें इसको जल की उपस्थिति में बनाना पड़ेगा। इसके लिए क्या जरूरी है? जल की उपस्थिति यहाँ पर जरूरी है, वाटर की प्रेजेंस में ही ये बनता है। सेकेंड ये है टेम्परेचर चाहिए इसको भी हाई, 533 से 543 केल्विन हमको टेम्परेचर रखना यहाँ पर जरूरी है। तो इसको भी हम कैसे बनाएंगे? हाई टेम्परेचर पर बनाएंगे। 533 से 543 केल्विन का टेम्परेचर आपको यहाँ पर नीडेड होगा नायलॉन 6 को बनाने के लिए। ठीक है, तो अब देखो नायलॉन 6 बनता कैसे है। यहाँ होता है हमारा NH, इधर होता है CH2, 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 यहाँ होता है आपका C डबल बॉन्ड O। इसको हम स्ट्रक्चर को इस तरीके से बना लेते हैं। क्लियर? ये हुआ आपका कैप्रोलैक्टम का स्ट्रक्चर। इस कैप्रोलैक्टम को आपको क्या करना है? वाटर की प्रेजेंस में 533 और 543 केल्विन, 533 टू 543 केल्विन हाई टेम्परेचर पर आपको इसको हीट करना है। तो आप क्या देखोगे, कैप्रोलैक्टम के स्ट्रक्चर में एक होता है आपका NH, एक होता है C डबल बॉन्ड O और CH2 होते हैं 5। तो जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा। यहां आ जाएगा आपका N, ठीक है, दिस इज योर H, CH2 आ जाएंगे आपके पास में 5 और ये हो गया आपका C डबल बॉन्ड O, N। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आपका किसका होता है? ये स्ट्रक्चर होता है बच्चों आपका नायलॉन 6 का। तो नायलॉन 6,6 अलग चीज है, उसको बनाने के लिए हमको लेना पड़ा एडिपिक एसिड और आपका हेक्सामिथाइलिन डायमाइन, लेकिन इसको बनाने के लिए हमें लेना पड़ा कैप्रोलैक्टम। तो कैप्रोलैक्टम में क्या होता है? एक NH होता है, एक C डबल बॉन्ड O होता है और 5 हमारे पास में मिथाइलिन ग्रुप होते हैं। तो CH2 5 हमारे पास में CH2 5 है और हम इसको वाटर की हम बोल सकते हैं प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर पर जब हम इसको गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है? नायलॉन 6। अब बात ये आती है कि नायलॉन 6 का प्रयोग कहां पर है। तो बच्चों जो नायलॉन 6 होता है ना, वो आपके टायर के कोड्स बनाने के काम में आता है, रस्सियां बनाने के काम में आता है। तो नायलॉन 6,6 से नायलॉन 6 का यूज बिल्कुल ही अलग है। तो हम क्या बोल सकते हैं, इसका यूज कहाँ है? ये आपका टायर के कोड्स बनाने में काम में आता है और सेकंड थिंग ये है, ये रस्सियां बनाने में भी आपका काम आता है। क्लियर? तो ये होता है आपका नायलॉन 6। नायलॉन 6,6। नायलॉन 6,6 और नायलॉन 6 में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों ही चीजें अलग हैं, दोनों का बहुलकन की क्रिया अलग है, दोनों के एकलक अलग हैं और दोनों के प्रयोग भी अलग अलग हैं, दोनों को हमको तापमान भी अलग अलग देना होगा। तो पहले चर्चा करते हैं हम नायलॉन 6,6 की। ठीक है, अब बच्चों ये जो नायलॉन 6,6 है ना, इसको बनाने के लिए क्या चाहिए? इसको बनाने के लिए हमें चाहिए हेक्सामिथाइलिन डायअमीन प्लस एडिपिक एसिड। मतलब हेक्सामिथाइलिन डायअमाइन और एडिपिक एसिड को 553 केल्विन के टेम्परेचर पर आप हीट करोगे
तो हीट करने के पश्चात आपको क्या मिलेगा, आपको नायलॉन 6,6 मिलेगा। ये उदाहरण क्योंकि संघनन बहुलकन का है, तो संघनन बहुलकन में जब भी अभिक्रिया होती है तो कोई एक सरल सा अणु, चाहे वो जल का अणु हो, चाहे वो अल्कोहल का अणु हो, चाहे वो किसी का भी अणु हो, वो सरल अणु अभिक्रिया में से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। ओके, तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि नायलॉन 6,6 के मोनोमर कौन है। मोनोमर का मतलब इसके एकलक कौन है, तो ये दोनों भाई इसके मोनोमर है। इनके हिंदी में नाम नहीं है, इसी इंग्लिश नाम से ही हमको इसको जानना पड़ता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि हेक्सामिथाइलिन डायमाइन होता क्या है। तो बच्चों देखिएगा, मैंने क्या बोला, हेक्सामिथाइलिन डायमाइन। हेक्सामिथाइलिन मतलब मिथाइल तो बना दो 6, डायमाइन का मतलब अमाइन लगा दो 2, लग गए। ठीक है, इस NH2 को मैं उल्टा करके लिखती हूँ H2N, क्योंकि मुझे यहां से H2 को बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसको मैं ऐसे करके लिख रही हूँ H2N। कितने लेने हैं भाई, हमको N लेने हैं। ठीक है, प्लस यहां मैंने नाम लिखा है एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड का मतलब होता है एडिपिक अम्ल। एडिपिक अम्ल में आपके CH2 तो होते हैं बच्चों 4, और साथ में इसका नाम है एडिपिक एसिड। तो यहां पर लग जाएगा COOH और यहां भी लग जाएगा COOH। ठीक है, अब देखो ये आपका जो बहुलकन है ये संगनन है। मुझे कैसे पता चला कि दोनों मोनोमर अलग अलग हैं और दोनों के साथ देखो 2-2 क्रियात्मक समूह लगे हैं। हम हमेशा कहते हैं कि जब भी संगनन बहुलकन होता है तो वहां पर कितने क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं, हमेशा 2 क्रियात्मक समूह हमेशा उपस्थित रहते हैं। तो यहाँ पर कितने क्रियात्मक समूह हैं, NH2 2 हैं, यहाँ भी COOH और COH 2 हैं, तो हम कहेंगे यहाँ पर द्विक्रियात्मक समूह उपस्थित है। ठीक है, तो इसका नाम क्या हुआ, इसका नाम हुआ हेक्सामिथाइलिन डायअमीन। इसका नाम हुआ हेक्सामेथिलिन डायअमीन। डायअमीन का मतलब 2 अमीन ग्रुप। ठीक है, इसका नाम क्या हुआ, इसका नाम हुआ एडिपिक अम्ल, मतलब एडिपिक एसिड। ठीक है, अब मुझे इसको भी N लेना है, इसको भी N लेना है, दोनों को मुझे NN लेके चलना है, तो मैंने इसको भी यहां लगा दिया N। अब देखना कंडीशंस क्या लेनी है, कंडीशन ये लेनी है कि आपको इसको 553 केल्विन टेम्परेचर पर, ताप पर इसको आपको गर्म करना है। अब गर्म करने के बाद क्या होगा, देखो इसको और इसको कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन करवाना है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पे एक NH2 है, यहाँ पे एक NH2 है, तो मैंने दोनों NH2 में से, दोनों H में से एक एक H को हटा दिया। तो अगर मैं एक एक H को हटाती हूँ तो यहाँ HN बचा। देखते चलना, इसको आप अपनी फिंगर का यूज करते हुए लगाते हुए चलिए, तभी कोई गलती नहीं होगी और हमेशा हम सीक्वेंस में काम कर पाएंगे। मैंने क्या किया, मैंने बोला कि मैंने यहाँ से एक H को हटाया, तो मैंने यहाँ लिखा HN, देखो एक H चला गया। अब किसको उतारा, CH2 के साथ 6 है, मैंने इसको उतारा। इस NH2 में से भी मैंने एक H को क्या करा, गायब कर दिया। तो गायब किया तो एक NH हो गया। ठीक है, अब मैं बोल रही हूं कि यहां मैंने जो जोड़ा है ना, इसमें से OH को गायब कर दो। तो OH को गायब करोगे तो C डबल बॉन्ड O खाली बचेगा। ठीक है, लाइन से चलो, यहां बचा CH2 4, क्लियर। यहां C डबल बॉन्ड O, मैंने बोला वापस OH को गायब करो। ठीक है, इतना क्लियर। तो देखो बच्चों, मैंने यहां से क्या किया है, जिस जिस चीज को गायब किया है वो मैं आपको बताती जाती हूँ। वेट अ मिनट, यहां से मैंने एक H को हटाया, यहां से मैंने एक H को हटाया, यहां से मैंने OH को हटाया, और यहां से भी मैंने किसको हटाया, OH को हटाया। अब मैंने आपको एक सिंपल सी बात बताई हुई है कि जब भी आप किसी बहुलकन का उत्पाद का अगर आप निर्मित करते हो, उसको बनाते हो, तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगाने हैं, और उन स्क्वायर ब्रैकेट को लगाने के साथ साथ यहाँ पर डैश, यहाँ पर डैश, और यहाँ क्या लिखना है, यहाँ N। N का मतलब हुआ कि यह अभिक्रिया आपकी चलती रहेगी और N टाइम्स आपको उत्पाद मिलता रहेगा। अब यहाँ ये जो बना है ना, ये और कुछ नहीं बल्कि क्या है, यही आपका नायलॉन 6,6 है।
तो नाइलॉन 6,6 हमारा बना कैसे? नाइलॉन 6,6 तब बना जब हमने हेक्सामिथाइलिन डायमीन, हेक्सामिथाइल मतलब 6 मिथाइल और 2 अमीन की अभिक्रिया एडिपिक अम्ल के साथ करवाई। 553 केल्विन पर हमने उसको हीट किया तो हमें नाइलॉन 6,6 मिला। क्लियर इतना? चलिए, अब मैंने क्या बोला था कि मैंने बोला था कि यहां से 2 H को उड़ा दो, यहां से 2 OH को उड़ा दो। तो बच्चों होगा क्या, ये H इस OH के साथ मिलके वाटर बना लेगा, ये H और ये H मिलके वाटर बना देगा। तो कितने वाटर के मॉलिक्यूल यहां से बाहर निकल गए? 2 मॉलिक्यूल वाटर के बाहर निकल गए। तो हम बोलेंगे कि ये बहुलकन कैसा है? ये बहुलकन हमारा संघनन बहुलकन है। इतना क्लियर? तो नाइलॉन 6,6 जो है यहां पर इसका निर्माण हो चुका है। अब बात आती है उपयोग की। अब नाइलॉन 6,6 को हम उपयोग कहाँ में लेते हैं? तो बच्चों देखो, नाइलॉन 6,6 आपका वस्त्र बनाने में भी काम आता है, टूथब्रश के पिस्टल्स बनाने में भी काम आता है। ठीक है, तो वस्त्र बनाने के काम में आता है, टूथब्रश के क्रिस्टल्स बनाने के काम में आता है। अब आप सोचो कि अगर टूथब्रश के क्रिस्टल्स बनाने के काम में आ रहा है तो क्या होगा, ये आपका एक ठोस जो है, ठोस तरीके का आपका ये एक रेशा बनेगा। इसके साथ नाइलॉन 6,6 में आप देखोगे कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होने के साथ इनके अंदर अंतर आणविक हाइड्रोजन आबंध बनता है, जिसकी वजह से यह इसको क्रिस्टलीय रूप प्रदान करता है। श्रृंखलाएं जो होती हैं उनमें जो संकुलन होता है वो यहाँ पर बना रहता है। तो मैं क्या बोलूंगी कि पहली चीज तो ये आपका एक ठोस रेशा है। कैसा रेशा है? ठोस रेशा है। ठीक है, और दूसरा इसके अंदर कौन सी बॉन्डिंग है? अंतर आणविक हाइड्रोजन आबंध है। जिसकी वजह से इसका रूप कैसा होता है? ये आपको क्रिस्टलीय रूप में मिलता है। क्लियर? तो ये हो गई इसकी 3 प्रॉपर्टीज और ये हो गए इसके यूज कि इसका प्रयोग आप कहां पर करोगे? वस्त्र वाली इंडस्ट्री में, या फिर हम इसका प्रयोग टूथब्रश के पिस्टल्स बनाने में। आगे हम देखते हैं कि नाइलॉन 6,6 जो है वो आपके इतनी ज्यादा इसकी स्ट्रेंथ है क्योंकि इतना ज्यादा ठोस है, ये आपका पैराशूट्स बनाने के काम में भी आता है। हम जिन रस्सियों पे कपड़े सुखाते हैं वो रस्सियां भी हमारी नाइलॉन 6,6 की होती है। क्लियर इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक के साथ जिसका नाम है नाइलॉन 6। ठीक है, चलिए तो बच्चों नाइलॉन 6,6 के बाद हमारा जो अगला उदाहरण हमें संगलन बहुलकन योजकों के बारे में पढ़ना है वो है हमारा नाइलॉन 6। जैसा मैंने आपको इस लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया कि नाइलॉन 6,6 और नाइलॉन 6 में अंतर है। वो अंतर क्या है कि देखो, जब हम नाइलॉन 6,6 ले रहे थे तो हम हेक्सामिथाइलिन डायमाइन और एडिपिक अम्ल लेके चलते थे। हेक्सामिथाइलिन डायमाइन में भी 6 कार्बन थे, एडिपिक अम्ल में भी आपके पास 6 कार्बन थे, तभी इसका नाम क्या रखा गया? इसका नाम रखा गया नाइलॉन 6,6। ठीक है, अब इसका नाम है नाइलॉन 6। अब नाइलॉन 6 का क्या मतलब है? सबसे पहले तो आपसे पूछा जाएगा कि नाइलॉन 6 बहुलक को बनाने के लिए कौन से मोनोमर, किस एकलक का प्रयोग होता है। तो आपको ये कहना है कि नाइलॉन 6,6 तो हमने हेक्सामिथाइलिन डायमाइन और एडिपिक अम्ल से बनाया, लेकिन नाइलॉन 6 को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कैप्रोलैक्टम। क्या चाहिए? कैप्रोलैक्टम। अब आप कहेंगे कि मैम ये कैप्रोलैक्टम क्या होता है? तो कैप्रोलैक्टम का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है और उस फॉर्मूले के हिसाब से ही आपको कैप्रोलैक्टम का स्ट्रक्चर बनाना है। तो कैप्रोलैक्टम जो होता है वो नाइलॉन 6 का एकलक होता है। नाइलॉन 6 का एकलक होता है और नाइलॉन 6 के एकलक कैप्रोलैक्टम का हम बहुलकन करते हैं, पॉलीमराइजेशन करते हैं। कौन सा बहुलकन? संघनन बहुलकन, मतलब कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन करते हैं। तो हमें क्या प्राप्त होता है? हमें नाइलॉन 6 प्राप्त होता है। ठीक है, तो सबसे पहले समझो कि कैप्रोलैक्टम होता क्या है।
कैप्रोलैक्टम में बच्चों आपके पास में टोटल 5 तो कार्बन होते हैं, ठीक। इसके अलावा आपके पास में यहां पर एक NH होता है और यहां पे जो कार्बन होता है उसके साथ डबल बॉन्ड O होता है। ये आपका कैप्रोलैक्टम का स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। अब कैप्रोलैक्टम का मतलब जिसके पास में 5 तो CH2 ग्रुप हो, एक C डबल बॉन्ड O हो और साथ में एक आपके पास में NH2 हो, ठीक। ये हुआ आपका कैप्रोलैक्टम। अब इस कैप्रोलैक्टम को हमको करना क्या है, इस कैप्रोलैक्टम को हमको 443 से 553 केल्विन के ताप पर जल के साथ इसकी अभिक्रिया करवानी है। किसके साथ अभिक्रिया करवाओगे, इसकी अभिक्रिया करवाओ जल के साथ, लेकिन ताप कितना रखना है, 533 से 543 केल्विन पर हमको इसको हीट करना है। अब मैंने आपको बताया है कि जब भी आपका बहुलकन होता है, पॉलीमराइजेशन होता है, तो एक सिंपल काम हमको करना है कि जहां जहां पर हमको डबल बॉन्ड नजर आता है उसको तोड़ के हमको सिंगल बना देना है, और जहां पर 2 हाइड्रोजन लगी है हमको वहां से एक हाइड्रोजन को मुक्त कर लेना होता है। तो देखो हम कैसे बनाएंगे इसको। जब मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगी दोबारा, तो ये हुआ आपका NH, ये हो गया आपका C सिंगल बॉन्ड O, यहां आपका रह गया CH, 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 CH एंड CH, ठीक है। अब बच्चों ये जो बना है ना, ये क्या है आपका, ये ही आपका नाइलॉन 6 है। क्योंकि ये n टाइम्स पॉलीमराइजेशन करवाने पे बना, तो यहां पर ये जो आपका स्ट्रक्चर बनेगा, आप क्या बोलोगे, यहां हम बॉन्ड लगाएंगे, यहां भी हम बॉन्ड लगाएंगे और इसको n लिख देंगे, ठीक है। इसको और आसानी से लिखने का तरीका, यहां पर लिख दो NH, यहां लिख दो CH2 5, यहां लगा दो C डबल बॉन्ड O, यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट लगा के इसके एक बॉन्ड को फ्री करके यहां लगा दो N। तो NH CH2 के साथ 5 C डबल बॉन्ड O, ये आपका होता है नाइलॉन 6। क्या बोलते हैं इसको, इसको हम कहते हैं नाइलॉन 6। तो नाइलॉन 6,6 और 6 में काफी अंतर है। नाइलॉन को हमने 6 क्यों बोला, नाइलॉन 6 इसलिए बोला क्योंकि देखो 5 कार्बन तो यहां पर है, एक कार्बन C डबल बॉन्ड O का है, और उसको नाइलॉन 6,6 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वहां पर हेक्सामेथाइलिन डायमाइन भी है और साथ में आपका एडिपिक अम्ल भी है। क्लियर है इतना, ओके। अब हम क्या बात करते हैं, अब हम ये बात करते हैं कि जो नाइलॉन 6 है वो हमारे दैनिक जीवन में कहां पर उपयोग में आ रहा है। तो बच्चों आप देखोगे कि आपकी जो कपड़े सुखाने की रस्सियां होती है, ठीक है, वो कपड़े सुखाने की जो रस्सियां होती है वो बहुत ज्यादा मजबूत होती है, उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। तो आपके कपड़े सुखाने की रस्सियों में, ठीक है, आपके टायर्स की कोड्स में, इसके अलावा आपके वस्त्र बनाने के निर्माण में भी नाइलॉन 6 का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, ठीक है। तो उपयोग की मैं अगर बात करूं तो क्या बोलोगे आप, इसके क्या उपयोग है दैनिक जीवन में। उपयोग, इसका पहला उपयोग है वस्त्रों के निर्माण में, ठीक है, वस्त्र बनाने के काम में आता है। इसका दूसरा उपयोग क्या है, इसका दूसरा उपयोग है रस्सियों के निर्माण में, और तीसरा उपयोग है टायर की कोड्स में। टायर की कोड मतलब टायर की रस्सियां बनाने में भी ये आपका बहुरूपी उपयोग दर्शाता है। तो ये है आपका नाइलॉन 6। टायर कोड्स को हम टायर की डोरियां या टायर की रस्सियां दोनों नाम से प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर है, नाइलॉन 6, नाइलॉन 6,6 दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के। चलिए, तो ये था आपके पास में संघनन बहुलकन का दूसरा उदाहरण। अब मैं आगे बढ़ती हूं तीसरे उदाहरण की तरफ। तो संघनन बहुलकन का तीसरा उदाहरण था बच्चों आपके पास पॉलीएस्टर। क्या नाम है इसका, पॉलीएस्टर। पॉलीएस्टर या पॉलिस्टर में बोलूं तो ये दोनों ही वस्त्र बनाने के काम में आता है। जब भी हम किसी कपड़े की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि कोई भी कपड़ा या कोई भी साड़ी या कोई भी शर्ट आपके पास पॉलिस्टर की है। तो देखो नाम में यहाँ पर दो अर्थ छुपे हैं, पॉली और एस्टर, ठीक है, दो वर्ड छुपे हैं ना। अब पॉली का मतलब तो हम सबको पता है, हम सीख चुके, पॉली का मतलब बहुत सारा, मैनी,
और एस्टर का मतलब एस्टर ग्रुप इसके साथ होगा। और पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पढ़ चुके हो कि जो आपका RCOOR होता है वो आपका एस्टर ग्रुप होता है। तो बच्चों ध्यान क्या रखना है आपको कि पॉलीएस्टर का मोनोमर पूछें, पॉलीएस्टर का मोनोमर मतलब अगर आपसे इसका एकलक पूछें तो इसका एकलक कौन होता है, इसका एकलक आपका एस्टर ग्रुप होता है। तो एस्टर समूह इसका क्या है, एस्टर समूह इसका एकलक का काम करता है। इतना क्लियर। अब बच्चों पॉलीएस्टर में जो सबसे साधारण उदाहरण हम लेके चलते हैं ना, वो मैंने आपको पिछली बार भी संगनन बहुलकन में उदाहरण दिया था कि इसका पॉलीएस्टर का जो सबसे कॉमन और सबसे बेस्ट एग्जांपल है ना वो टेरिलिन है। क्या है इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल, टेरिलिन। टेरिलिन को हम डेक्रोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डेक्रोन भी कहते हैं। अब ये टेरिलिन बना कैसे, इस टेरिलिन को बनाने के लिए आपको दो चीजें चाहिए, ठीक है। अब वो दो चीजें आपको यहाँ पर कौन सी चाहिए, एक तो आपको चाहिए है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल की उपस्थिति में ही आप टेरिलिन को बना सकते हैं। और दूसरी चीज जो आपको चाहिए उसका नाम है इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। तो हमसे कोई पूछेगा कि पॉलिस्टर अगर हम पढ़ें तो हम किसकी चर्चा करें, तो इसका मतलब पॉलिस्टर अगर मैं आपको पढ़ा रही हूं तो हमेशा मैं चर्चा करूंगी या तो टेरिलिन की या डेक्रोन की। टेरिलिन बोलूं या डेक्रोन बोलूं कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही चीज है। अब पहली चीज हमसे पूछी जाएगी कि इसका मोनोमर कौन हुआ, मोनोमर का मतलब कौन हुआ, इसका एकलक कौन हुआ, क्योंकि ये खुद तो पॉलीमर है। तो आपसे पूछा जाए कि इसका एकलक कौन हुआ तो आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देना है कि इसके एकलक कौन हुए, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल प्लस एथिलीन ग्लाइकोल। ठीक है, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल मतलब डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और इसका मतलब हुआ इथाइलिन ग्लाइकोल। अब डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब मुझे एक ऐसा एसिड लेके चलना है जिसके पास में दो COOH ग्रुप हो, ठीक है। तो आप देखोगे कि जब भी हम यहाँ पर संगनन बहुलकन करा रहे हैं तो हम हमेशा ऐसा अम्ल लेके चल रहे हैं जिसके पास डाई कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो, दो कार्बोक्सिलिक आपके पास ग्रुप हो। जब मैंने आपसे एडिपिक अम्ल की बात की थी तो एडिपिक अम्ल में 4 तो CH2 ग्रुप थे और दोनों के आसपास COOH और COOH ग्रुप था। अब इन दोनों का जब आप संघनन बहुलकन करवाओगे, क्या करवाओगे, संघनन बहुलकन, तो ये दोनों आपको संघनन बहुलकन करने पे क्या देंगे, ये आपको एक पॉलीएस्टर देंगे जिसका नाम होगा या तो टेरिलिन या फिर आप उसको डेक्रोन भी कह सकते हो। अब बच्चों देखो कि इसकी अभिक्रिया कैसे होगी। अब इसकी अभिक्रिया कैसे होगी देखते हैं। हमें यहां पर लेना है एथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है। एथिलीन ग्लाइकोल का मतलब होता है आपका इथेन 1,2 डायोल। क्या होता है, इथेन 1,2 डायोल। और दूसरा जो अम्ल लेना है ना वो आपको लेना है टेरप्थैलिक एसिड। क्या लेना है, टेरप्थैलिक एसिड। टेरप्थैलिक एसिड का मतलब होता है बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इन दोनों को अगर आप 420 से लेके 460 केल्विन पर हीट करोगे, लेकिन आपको यहाँ पर एक कैटलिस्ट रिक्वायर्ड है जिसको हम उत्प्रेरक कहते हैं, वो है जिंक एसीटेट एंटीमनी, ठीक है। तो देखो करना क्या है, हमको इस अभिक्रिया में दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आप टेरिलिन या डेक्रोन को बनाते हैं तो टेरिलिन या डेक्रोन को बनाने के लिए आपको उसको हीट करना है 420 से 460 केल्विन पर। ये दो कंडीशंस आपको चाहिए। और दूसरा आपको यहां पर एक उत्प्रेरक लेना है, वो क्या है, एसीटेट जिंक एंटीमनी। क्या लेके चलना है, एसीटेट जिंक एंटीमनी जो है ये आपको यहां पर उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग में लेना ही लेना है। क्लियर है बच्चों।
तो बच्चों अब हमें अगर डेक्रोन का निर्माण करना है तो हमें लेके चलना पड़ेगा इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ टेरेप्थेलिक एसिड। तो इथाइलिन ग्लाइकोल को हम कैसे बनाएंगे वो हम देखेंगे। तो इथाइलिन ग्लाइकोल क्या होता है आपका CH2OH and CH2OH CH2OH यही होता है। इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं ताकि हम रिएक्शन को यहां पर शो कर पाए बाय पॉलीमराइजेशन। OH CH2 हम इसको लिख लेते हैं, ये होता है OH CH2। ठीक है, ये हुआ आपका N टाइम्स इथाइलिन ग्लाइकोल। टेरेप्थेलिक एसिड का मतलब क्या हुआ, मुझे 1 और 4 पे COOH ग्रुप लेना है, दैट इज 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमने बनाया यहाँ पे बेंजीन की रिंग। ठीक है, 1 वाली पोजीशन पे मैंने लगाया COOH और 4 वाली पोजीशन पे मैंने लगाया COOH। ये भी हमको क्या लेके चलना है, ये भी बच्चों हमको N टाइम्स लेके चलना है। इसको भी कितना लेना है, इसको भी हमको N लेना है। यहां लगाया N और यहां पर लगा दिया हमने प्लस। अब आप देखोगे कि जब आप इसका पॉलीमराइजेशन करवाते हो, जब आप इसका पॉलीमराइजेशन करवाते हो तो यहां से आपका H रिमूव होगा, यहां से भी आपका H रिमूव होगा, यहां से OH रिमूव होगा और यहां से भी OH रिमूव होगा, क्योंकि ये आपका कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से बनता है। तो यहां पर क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल यहां पर रिमूव होता है। तो डेक्रोन का स्ट्रक्चर जो हमें पॉलिस्टर यहां पर मिलेगा वो किस तरीके से मिलेगा, देखिएगा यहां पर बॉन्ड, यहां से मैं H को रिमूव कर रही हूं तो यहां बच जाएगा आपका OCH2, यहां से भी मैंने H को हटाया तो यहां बचेगा बच्चों आपका CH2O, यहां बच जाएगा OH को हटाया तो C डबल बॉन्ड O, यहां से जुड़ जाएगी आपकी बेंजीन की रिंग, यहां भी जुड़ जाएगा आपका C डबल बॉन्ड O। यहां भी लग जाएगा आपका C डबल बॉन्ड O और इस स्ट्रक्चर को हम कंप्लीट करेंगे। यहां लगेगा C डबल बॉन्ड O और यहां पर आपका N, और बाहर क्या निकलेगा, 2H2O के मॉलिक्यूल्स आपके बाहर निकल जाएंगे। तो देखो यहां से मैंने H को रिमूव किया, यहां से भी मैंने H को रिमूव किया, यहां से OH को रिमूव किया, यहां से OH को रिमूव किया, तो यहां बचा OCH2 CH2O C डबल बॉन्ड O बेंजीन रिंग, देन यहां पर आपका C डबल बॉन्ड O। तो इस स्ट्रक्चर को अगर आप दोबारा बनाएंगे तो देखिएगा आपको किस तरीके से स्ट्रक्चर मिलेगा, ये मिलेगा OCH2 CH2O, यहां पर आपकी आ जाएगी बेंजीन की रिंग। ठीक है, इस बेंजीन की रिंग के बाद हमने CH2O के बाद यहां पर हमें C डबल बॉन्ड O बनाना पड़ेगा। C डबल बॉन्ड O, यहां आ जाएगी आपकी बेंजीन रिंग। ठीक है, वापस से आपका यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और इसको हम कंप्लीट करके N लगा देंगे। तो ये होती है बच्चों आपकी डेक्रोन की स्ट्रक्चर। क्लियर है, H2O मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो ये था पॉलिस्टर के बारे में, और पॉलिस्टर का नाम आते ही हमारे पास में सबसे पहला नाम आता है डेक्रोन। क्लियर, सो दिस टॉपिक इज ऑल ओवर हियर, जो पॉलिस्टर के बारे में था। अब बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फिनोल फॉर्मल्डिहाइड बहुलक, और हम कहेंगे बैकेलाइट और उसके संबंधित बहुलक। तो अब ये है कि यहाँ पर हम जो बेसिकली बात करेंगे वो बैकेलाइट और नोवोलेक की करेंगे, पर हम पहले देखते हैं कि फिनोल फॉर्मल्डिहाइड बहुलक हमारा क्या होगा। तो बच्चों आप क्या देखोगे यहाँ पर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसका नाम है फिनोल फॉर्मल्डिहाइड बहुलक। तो हमको फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड लेके चलना पड़ेगा, लेकिन फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड को हम किसी क्षारीय माध्यम में जब ये अभिक्रिया करवाते हैं तब जाके हमें क्या मिलता है, तब हमें एक स्ट्रक्चर मिलता है जिसको हम नोवोलेक कहते हैं। तो देखो होगा क्या, पहले ले लो आप एक फिनोल की रिंग, ये हो गया आपका फिनोल, इसकी अभिक्रिया हमने कराई HCHO के साथ जिसको हम फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं। ये हमारा फिनोल होता है, ये हमारा फॉर्मल्डिहाइड होता है। ठीक है, लेकिन माध्यम क्या लेना है आपको, यहाँ पर क्षारीय माध्यम में इसकी अभिक्रिया करवानी है।
तो क्षारीय माध्यम में अभिक्रिया करवाने पर आप क्या देखोगे कि आपको यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा OH CH2OH, ठीक है। ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पर आपको यहाँ पर प्रोडक्ट मिलेंगे। क्लियर? इस तरीके से आपको यहाँ पर फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड के रिएक्शन जब आप किसी क्षारीय माध्यम में कराओगे तो आपको यहाँ पर ये प्रोडक्ट इस रूप में प्राप्त होगा। अब करना क्या है, हमें यहाँ से नोवोलेक का निर्माण करना है। हमें यहाँ पर नोवोलेक का निर्माण करना है तो हम क्या लेंगे, यहाँ पर अगर हम N यही प्रोडक्ट लेके चलते हैं और दोबारा हम क्या करते हैं, यहाँ पर H पॉजिटिव OH माइनस आयंस की प्रेजेंस में इसको रिएक्शन करवाते हैं तो आपको क्या मिलेगा, आप देखोगे कि ये आपकी बेंजीन की रिंग हो गई। यहाँ पर आया CH2, इधर आया आपका OH ग्रुप, ठीक है। फिर यहाँ पे वापस CH2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे वापस OH आ जाएगा, फिर यहाँ पर वापस CH2, इसी से आपको बेंजीन रिंग बनानी है। ये आपका OH ग्रुप और ये आपका CH2। इस तरीके से CH2 से बंधे हुए ये यहाँ पर CH2 से बॉन्डेड है, CH2 से बॉन्डेड होके ये चेन आपकी चलती जाएगी। तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर आपको ऑब्टेन हुआ ना, उसको हम कहते हैं नोवोलेक। क्या कहते हैं? नोवोलेक कहते हैं। अब अगर इसी नोवोलेक की आपने दोबारा फॉर्मल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करवाई तो ये आपका निर्मित होकर एक बहुत ही, आप बोल सकते हो कि एक ऐसा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देगा जो कि बहुत ही दृढ़, बहुत ही कठोर होता है। और आप देखोगे कि हम उसको स्विच बनाने के काम में लेते हैं, जिसका आपने बहुत ही कॉमन नाम सुना होगा, बैकेलाइट। ये जो बैकेलाइट होता था, ये हमारे घरों में जब पुराने ब्लैक कलर के राउंड फॉर्म में जो स्विचेस होते थे ना, वो आपके बैकेलाइट के ही होते थे, वहां पर प्रयोग होता था, क्योंकि ये बहुत कठोर प्लास्टिक है। हम कह सकते हैं अगर आपने इसको थोड़ी सी भी हीट दी ना तो क्या होगा, ये प्लास्टिक आपका मेल्ट नहीं होगा। और नहीं होगा तो जो प्लास्टिक आपके मेल्ट नहीं होते हीट देने पे, वो अपनी एक ही शेप को एक्वायर करके रखते हैं, उनको हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स कहते हैं। तो जब आपने इसमें दोबारा क्या डाला, फॉर्मल्डिहाइड डाला, तो दोबारा फॉर्मल्डिहाइड डालने पे आपको जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो कैसा मिलेगा, देखना। हम बोल रहे हैं दोबारा फॉर्मल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करने पर बैकेलाइट मिलेगा। और आप देखोगे जो नोवोलेक का स्ट्रक्चर होगा ना, उसके बीच में एक और CH2 आ जाएगा और वो स्ट्रक्चर आपका कंटिन्यू चलता रहेगा। तो देखो बैकेलाइट का स्ट्रक्चर आप कैसे बनाओगे, आपने पहले ली बेंजीन की रिंग, यहाँ पर आपका OH है, यहाँ आपका CH2 है, फिर हम दोबारा यहाँ CH2 बनाते हैं, फिर दोबारा हम यहाँ पर बेंजीन की रिंग को बनाते हैं, हम यहाँ पर OH लगाते हैं, फिर हम दोबारा इसको CH2 के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है। दोबारा CH2 के साथ कनेक्ट होने पे ये OH के साथ कनेक्ट होगा और ये चेन चलती जाएगी। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर लगाना है एक CH2, यहाँ लगाना है CH2 और यहाँ पर लगाना है CH2। दोबारा हम इसी स्ट्रक्चर को यहाँ पर रिपीट करवाएंगे। तो बच्चों आप देखोगे यहाँ पर CH2 हो गया, ठीक है, दिस इज CH2, फिर यहाँ पर वापस CH2 से बॉन्डेड, फिर ये यहाँ पर वापस आपकी बेंजीन की रिंग, ठीक है। और OH कहाँ आ जाएगा, OH को हम नीचे लगा देंगे। एंड दिस इज OH। तो जब ये स्ट्रक्चर अपने आप को दोबारा ऐसा ही रिपीट करे और बॉन्डेड कैसे हो, CH2 के साथ बॉन्डेड हो, तो हम इसको बोलेंगे बैकेलाइट। और बैकेलाइट आपका एक ऐसा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है जो स्विचेस बनाने के काम में आता है। तो हम इसको कहते हैं, ये है फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड का बहुलक। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये था नोवोलेक और बैकेलाइट का आपका स्ट्रक्चर। आगे बढ़ते हैं मेलामाइन की तरफ। नाम अगर सुना है तो ये है मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड बहुलक। तो नाम से ही पता चल रहा है कि इसके मोनोमर, इसके एकलक कौन होंगे। तो बच्चों इसके जो मोनोमर मतलब होते हैं एकलक, वो दो होंगे। कौन कौन?
एक तो मेलामाइन और दूसरा आपका फॉर्मल्डिहाइड। क्लियर है इतना? अब मेलामाइन और फॉर्मल्डिहाइड होता क्या है ये बताने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ कि ये मेलामाइन आपने नाम कहाँ पर सुना होगा। बच्चों, हम हमारे घर में क्रोकरी यूज करते हैं, हम ऐसी क्रोकरी यूज करते हैं जो आसानी से गिरे तो टूटे नहीं, जिसको हम डिनर सेट के रूप में भी क्रोकरी में हम घर में यूज में लेते हैं। तो जो भी क्रोकरी आप घर में यूज में लेते हो ना, वो मेलामाइन की बनी होती है। मेलामाइन जो है वो एक तरीके का बेस्ट टाइप का आपका पॉलीमर है, बेस्ट टाइप का प्लास्टिक है जो अनब्रेकेबल क्रोकरी को बनाने के काम में आता है। तो उपयोग की बात पहले कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये बना कैसे। ठीक है, पहले चर्चा कर लेते हैं इसके उपयोग के बारे में। तो मेलामाइन कहाँ काम आया? ये काम आया अनब्रेकेबल, ना टूटने वाली क्रोकरी बनाने के। तो इसका एक ही इकलौता उपयोग है कि वो है क्रोकरी बनाने में ये काम में आता है। अब देखो इसको आप बनाओगे कैसे। बनाने के लिए जो आपका मेलामाइन है और फॉर्मल्डिहाइड है उसका आपको क्या करना पड़ता है, आपको उसका बहुलकन करवाना पड़ता है। तो पहले फॉर्मल्डिहाइड का स्ट्रक्चर तो सबको पता है, HCHO अभी बताया था मैंने। ठीक है, मेलामाइन कैसे बनेगा देखो, आपको बेंजीन की रिंग में 3 N लगाने हैं। ठीक है, बेंजीन की रिंग में 3 N लगाने हैं, तो इन 3 N को इस तरीके से लगा दो। ठीक है इतना। अब जैसे बेंजीन की रिंग होती है ना, वैसे इस रिंग को कंप्लीट कर लो। ये कंप्लीट हो गई। एक बॉन्ड छोड़ के एक बॉन्ड पे ये लगा दो, डबल बॉन्ड। अब करना क्या है इस मेलामाइन के स्ट्रक्चर में, यहां लगा दो एक NH2, यहां लगा दो एक NH2 और यहां पे लगा दो एक NH2। ये जो बना है ना, इसका नाम है मेलामाइन। ठीक, इसकी अभिक्रिया मुझे किसके साथ करानी है? इसकी अभिक्रिया मुझे HCHO के साथ करवानी है। तो HCHO के साथ अभिक्रिया करवाने पर ये क्या बनाएगा देखना। हम कहते हैं कि जब भी हम बहुलकन करवाते हैं तो हम क्या करते हैं, ये जो ग्रुप है इसको इसके साथ जोड़ देंगे। तो देखो बनेगा क्या, एक N यहाँ हुआ, एक N यहाँ हुआ, एक आपका N यहाँ हुआ। बाकी जगह पे हमने बोला कि हम इसके बॉन्ड्स को पूरा कर देंगे, डबल बॉन्ड और ये हो गया डबल बॉन्ड। ये रहा आपका NH2, यहाँ हो जाएगा NHCH2OH। ठीक है, क्योंकि ये दोनों H2 भी इसके साथ कंबाइन हो गए। यहाँ लगा हुआ है NH2। अब ये जो बना है ना आपका, इसका नाम है रेजिन मध्यवर्ती। नाम ध्यान रखना कि क्या बना है ये, क्या बोलेंगे इसको, इसका नाम हुआ रेजिन मध्यवर्ती। क्लियर, रेजिन का इंटरमीडिएट। अब इस रेजिन के इंटरमीडिएट का अगर आप बहुलकन करते हो, बहुलकन मतलब अगर आप इसका पॉलीमराइजेशन करवाते हो तो क्या बनेगा। जब भी हम बहुलकन करवाते हैं तो हम कहते हैं कि एक हाइड्रोजन को फ्री कर दो। तो हम क्या करेंगे देखो, यहाँ N लगाएंगे, यहाँ N, यहाँ N। ठीक है, इतना स्ट्रक्चर क्लियर है। बॉन्ड आपके ऐसे कैसे रहेंगे, यहां से हम इस NH के एक NH में से एक H को फ्री करेंगे, यहां से एक NH के H को फ्री करेंगे और यहां पर जो बचेगा आपका वो बचेगा NHCH2। क्यों? क्योंकि ये जो OH है ये इसके एक H को लगा के वाटर बन के बाहर निकल जाएगा। मैं बार बार एक ही बात आपको बता रही हूँ कि हम पढ़ रहे हैं संघनन बहुलकन। तो संघनन बहुलकन में हमेशा जो एक सरल अणु होता है, सिंपल मॉलिक्यूल होता है, चाहे वो वाटर का हो चाहे अल्कोहल का हो, वो अभिक्रिया में से बाहर हो जाता है। तो देखो ये जो चीज बनी है, हमने एक H को हटाया है तो मुझे पता है मुझे यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे, मुझे यहाँ पर एक डैश लगाना पड़ेगा और मुझे इसको N लिखना पड़ेगा। अब बच्चों ये जो बना है ना, इसी का नाम क्या है, इसी का नाम है आपका मेलामाइन। N टाइम्स क्यों रिपीट करते हैं, क्योंकि हम सिंगल मोनोमर से पॉलीमर यहाँ पे बनाने जा रहे हैं। क्लियर इतना? चलें आगे। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको संघनन बहुलकन के उदाहरण बताए। हमने मेजरली 4 उदाहरण के ऊपर चर्चा की, चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, नाइलॉन 6,6, नाइलॉन 6, बैकेलाइट एंड मेलामाइन। तो आप ये जरूर जानें कि ये चारों ही उदाहरण किसके हैं, योगज के नहीं हैं, संघनन बहुलकन के हैं। क्लियर? अब बच्चों इसमें से हमें एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ना है, वो क्या है, उस छोटे से टॉपिक से पहले हमें यहाँ पर एक प्रश्न दिया हुआ है, तो हम उन प्रश्नों को पहले यहाँ पर कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो एग्जाम में क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा,
निम्नलिखित बहुलकों को बनाने वाले एकलकों के नाम लिखिए। ठीक है, इसके एकलक के आपको नाम लिखने हैं। ये पूरा आपको बहुलक दिया हुआ है क्योंकि यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पर n लगा है। ओके, यहाँ पर होगा क्या, हमें इसके एकलक लिखने हैं। तो सबसे सिंपल चीज आप यहाँ पे देखो कि ये CH2 है, यहाँ पर NH है, इसका मतलब ये जो है ना ये आपका हेक्सामेथाइलिन डायमाइन होगा। यहाँ CH2 4 है, यहाँ C डबल बॉन्ड है, O है, मतलब ये एडिपिक एसिड होगा। तो मुझे क्या पता चला कि ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, ये नाइलॉन 6,6 है। तो नाइलॉन 6,6 के मोनोमर कौन होते हैं? पहला होता है हेक्सामेथाइलिन डायअमीन और दूसरा कौन होता है? दूसरा होता है आपका एडिपिक एसिड। ठीक है, हिंदी में इसको आप कैसे लिखोगे? हेक्सामेथिलिन डायअमीन और ये हुआ बच्चों आपका एडिपिक अम्ल। इतना क्लियर है? तो यहां से हम इसके बहुलकों से एकलकों को पहचानेंगे, जो कि बहुत ही सरल प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित बहुलकों को बनाने वाले एकलकों के नाम लिखिए। देखो CH2 5 है, C डबल बॉन्ड O है, NH है। मुझे यहाँ समझ में आ रहा है कि 5 CH2 मुझे किस में देखने को मिलते हैं? कैप्रोलैक्टम में। तो बच्चों इसका एकलक कौन हुआ? इसका एकलक कौन हुआ? इसका एकलक हुआ कैप्रोलैक्टम। कौन हुआ इसका एकलक? इसका एकलक हुआ कैप्रोलैक्टम। इतना क्लियर? चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बहुलकों को बनाने वाले एकलकों के नाम लिखिए। बहुत ही सिंपल, CF2 टेफ्लोन होता है और टेफ्लोन किससे बनता है? टेफ्लोन बनता है टेट्राफ्लोरोइथीन से। तो इसका मोनोमर कौन हुआ? इसका मोनोमर मतलब आपका एकलक, ये बच्चों आपका टेफ्लोन है, इसका हुआ टेट्राफ्लोरोएथीन। कौन हुआ इसका मोनोमर? इसका मोनोमर हुआ आपका टेट्राफ्लोरोएथीन। इज इट क्लियर? चलिए, तो ऐसे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये आपके एनसीईआरटी बुक के ही क्वेश्चन है। निम्न को योगज और संगनन बहुलकों में वर्गीकृत कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, 4 उदाहरण आपको दिए हैं, आपको बताना है कि कौन संगनन का है, कौन योगज का है। योगज मतलब एडिशन पॉलीमराइजेशन, संगनन मतलब आपका कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो देखो टेरिलिन अभी बताया आपको मैंने कि संघनन है, कैसा है? संघनन। बेकेलाइट अभी बताया मैंने, ये भी कौन सा है? संघनन है। ओके, पॉलीथिन कौन सा था? योगज। टेफ्लोन कैसा था? योगज। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन हमेशा एक ही तरीके के मोनोमरों के बीच में होता है और कोई यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल या अल्कोहल के मॉलिक्यूल का संघनन नहीं होता, लेकिन इन दोनों में कोई भी एक सिंपल मॉलिक्यूल 2 अलग अलग एकलकों से अभिक्रिया करके वाटर या अल्कोहल को बाहर करते हैं। सिंपल क्वेश्चन अगेन। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सहबहुलकन। अब सहबहुलकन क्या होता है कि सहबहुलकन का मतलब है कि यहाँ पर आप 2 भिन्न भिन्न एकलक लेके चले, 2 भिन्न भिन्न एकलकों से निर्मित बहुलकन की प्रक्रिया को सहबहुलकन कहते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अगर आप 2 भिन्न भिन्न एकलक लेके चले हो, 2 भिन्न भिन्न एकलकों से निर्मित अगर आपने कोई बहुलक बनाया है तो उस प्रक्रिया को हम सहबहुलकन कहेंगे। सहबहुलकन जो होता है वो आप श्रृंखला से भी करवा सकते हो और आप क्रमशः, जो हम पदशः क्रम में वृद्धि लेके चलते हैं, उस प्रोसेस से भी आप इसको बना सकते हो। तो ये आपका श्रृंखला और वृद्धि दोनों तरीकों से बनाया जा सकता है। ठीक है, अब उदाहरण के लिए हम समझते हैं। मान के चलो हमने लिया मेथ एथ प्रोप ब्यूट, है ना, ब्यूटा 1,3 डाइईन, 1 पे और 3 पोजीशन पे आपका डाइईन है, इसको हमने N लिखा।
ये हो गया आपका CH2, यहाँ लग गया आपका H, यहाँ लग गया H, यहाँ लग गया आपका CH2। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ब्यूटा 1,3 डाइईन। 2 ईन है 1 और 3 पोजीशन पे। इसकी अभिक्रिया मैंने करवाई स्टायरिन के साथ, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको भी हमने N ले लिया, ये है आपका स्टायरिन। अब अभिक्रिया के बाद बच्चों होगा क्या? आप देखोगे कि यहाँ जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? आपको यहाँ पे ब्यूटाडाइईन स्टायरिन मिलेगा। तो वो किस प्रकार से मिलेगा? यहाँ पर हम ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। पहले हम एक HCH2 का हटाया, डबल बॉन्ड को करके सिंगल बॉन्ड किया, फिर CH, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर CH, फिर डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड बनाया, फिर देन हमारा आ गया CH। ठीक है, फिर हमको क्या करना है यहाँ पर? हमें क्या करना है यहाँ पर? हमने CH2 लिखा, सिंगल बॉन्ड, सॉरी CH2 लिखा हमने यहाँ पर, देन हमारा सिंगल बॉन्ड, देन हमारा CH आ गया, फिर एक डबल बॉन्ड हम यहाँ लगाएंगे, सिंगल को डबल बनाएंगे, डबल को सिंगल, देन CH2 CH डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर CH2, फिर 2 हम इसके CH2 लेके चलेंगे। यहाँ पर स्टायरिन को आप करेक्ट कर दो, CH डबल बॉन्ड CH2 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया CH और ये आ गया आपका CH2। इस स्ट्रक्चर को हम कंप्लीट करेंगे, यहाँ लगाएंगे N और आप देखोगे कि ये बेंजीन की रिंग CH पे अटैच है। तो हमने रिंग को लगा दिया यहाँ। तो देखो हुआ क्या? CH2 डबल बॉन्ड टूटा, सिंगल बॉन्ड, फिर CH, फिर सिंगल बॉन्ड टूटा, यहाँ डबल बॉन्ड, फिर CH, फिर डबल बॉन्ड टूटा, सिंगल बॉन्ड, देन हमारा CH2, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 और इस CH पे मैंने इसको स्टायरिन को लगा दिया। तो इसका नाम क्या हुआ? इसका नाम हुआ ब्यूटाडाइईन स्टायरिन। और ये क्या है बच्चों? ये आपका जो रबड़ आप बनाते हो ना, उसके लिए एक बहुत ही अच्छा मोनोमर है जो हम यूज करेंगे जब हम रबड़ वाला टॉपिक पढ़ेंगे। और ये रबड़ जो है ये बहुत सारी चीजें बनाने के काम में आता है। आप जानते हो कि डेली लाइफ में हम रबड़ का बहुत सारी चीजों में उपयोग करते हैं। तो ये क्या हुआ? ये आपका ब्यूटाडाइईन स्टायरिन है और ये क्या है? ये आपके सहबहुलकन की प्रक्रिया से बना। हमारा लेक्चर आज का यहीं ओवर होता है और इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में हमने संगनन बहुलकन के 4 इंपॉर्टेंट उदाहरणों को डिटेल में पढ़ा और एक टॉपिक भी हमने पढ़ा जिसका नाम था सहबहुलकन। तो हमारा यहाँ पर पॉलीमराइजेशन वाला पार्ट, जो चैप्टर का हाफ पार्ट था, वो यहीं कंप्लीट होता है। अब हमें जो नेक्स्ट क्लास है उसमें जिस टॉपिक पे चर्चा करनी है वो है रबड़। वो भी इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर से रिक्वायर्ड अगर आपको कोई भी डीपीपी क्वेश्चंस या कंटेंट की रिक्वायरमेंट है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारा मोशन लर्निंग ऐप। तो बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे एंड स्टे कनेक्टेड विद अस। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।